क्लास 6 की बेटी सेवी की किताब है ये, सामाजिक की। पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे विविधता में एकता। ठीक है, यानी कि एक विविधता में एकता या एक में अनेक। कह रहे हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता के स्पर्श का आनंद कभी न गवा सकूं। ये किसका कथन है? रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है कि हे ईश्वर, मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करे कि मैं अनेकता में एकता का स्पर्श कभी न गवा सकूं। फिर एक और कथन है, विविधता में एकता का सिद्धांत सदैव से भारत के लिए स्वाभाविक रहा है और यह उसकी प्रकृति और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। एक में अनेक का यह भाव भारत को उसके स्वभाव और सर्वधर्म को सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। यह जो इसका स्वभाव है ये क्या करेगा? सर्वधर्म की सुनिश्चित नींव पर स्थापित करेगा। ये कहा है श्री अरविंद ने। अब आगे है समृद्ध विविधता। यदि आप रेल द्वारा भारत में यात्रा करते हैं तो आप न केवल बदलते भूदृश्य को देखेंगे बल्कि विभिन्न प्रकार के परिधान और भोजन का अनुभव भी करेंगे। इसके अतिरिक्त आप परिचित और अपरिचित भाषाएं सुनेंगे और विभिन्न लिपियों को देखेंगे। यहाँ तक कि आप अपने क्षेत्र के भी भारत में विभिन्न भागों से आए अलग अलग रीति रिवाज और परंपरा वाले लोगों से मिलेंगे। यही भारत में समृद्ध विविधता है और सामान्यतः वही वह पहला पक्ष है जो हमारे देश में आने वाले पर्यटकों को प्रभावित भी करता है। क्या ये विविधता? 1.4 अरब से भी अधिक निवासी वाले इस देश विश्व की जनसंख्या का लगभग 18% में इस प्रकार की विविधता आश्चर्यजनक नहीं है। 20वीं शताब्दी के अंत में भारत में एक राष्ट्रीय संगठन भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 20वीं शताब्दी के अंत में भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत देश के सभी राज्यों में 4635 समुदायों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया था। किसने किया था ये सर्वेक्षण? 20वीं शताब्दी के अंत में मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने। ठीक है, इन्होंने किया था भारत के लोक परियोजना के अंतर्गत सारे स्टेट में 4635 समुदायों का व्यापक सर्वेक्षण किया। इसने 25 लिपियों का उपयोग करने वाली 325 भाषाओं का गणना किया और सर्वेक्षण से यह पाया कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ रहने के कारण अनेक भारतीय को प्रवासी कहा जाता है, प्रवासी भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे यह है कि अपने जन्म स्थान के निकट या अपने मूल समुदाय के साथ ना रहने के कारण उन्हें प्रवासी भी कहा जाता है। अब क्या ये पता लगाइए, कक्षा में एक गतिविधि के रूप में कम से कम 5 सहपाठियों का और उनके माता पिता, जन्म स्थान तथा उनकी मातृभाषाओं के और अन्य ज्ञान संबंधित भाषाओं की सूचना बनाइए। विविधता में परिप्रेक्ष्य में गतिविधि के परिणामों पर चर्चा कीजिए। इसे क्लास में करना है। विविधता वास्तव में सुंदर है परंतु इसका अर्थ निकालना इतना सरल नहीं है। 1 शताब्दी से भी अधिक पहले ब्रिटिश इतिहासकार बिसेंट स्मिथ ने विस्मयपूर्वक कहा था, इस अचंभित करने वाली विविधता में भारत का इतिहास किस प्रकार लिखा जा सकता है? इस प्रश्न का उत्तर इस तथ्य में निहित है कि भारत विविधता में एकता प्रदर्शित करता है। ये किसने लिखा था? बिसेंट स्मिथ ने लिखा था। विविधता में एकता का अर्थ क्या है? हम इस एकता या एक में अनेक को कैसे समझें और कैसे व्यक्त करें? इस प्रश्न का उत्तर के लिए हम भारतीय जीवन के कुछ आयामों को समझने का प्रयास करेंगे। अब क्या कह रहे हैं? सभी के लिए भोजन। आप में से कुछ विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पकवानों का सेवन अवश्य किया होगा। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश में आप लाख ना सही किंतु 1000 प्रकार के व्यंजन पकवान का स्वाद चख सकते हैं। फिर भी कुछ निश्चित अनाज जैसे चावल, जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, सब विभिन्न प्रकार के दाल और लगभग पूरे भारत में उपयोग होता है इनका। ये सभी अधिकांशतः भारतीय का प्रमुख, यहाँ पे दिखाया हुआ है हर जगह का अलग अलग क्षेत्र का क्या फेमस है। तो कह रहे हैं कि भारतीयों के कुछ प्रमुख भोजन है, इसलिए इन्हें मुख्य अनाज भी कहा जाता है। इसी प्रकार हल्दी, जीरा, इलायची और अदरक जैसे सामान्य मसालों का भी उपयोग पूरे देश में होता है। हम इस सूची को सामान्य वर्ग और सब्जी, तेल इत्यादि के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस तरह हम देखेंगे कि कैसे एक ही प्रकार की सामग्री यानी एकता से विभिन्न प्रकार के विविधता अनगणित व्यंजन और पकवान बनाए जा सकते हैं। यानी एक ही सामग्री से अलग अलग तरह के पकवान बनाए जा सकते हैं। क्या ये पता लगाए? कक्षा की एक गतिविधि के रूप में घर में उपयोग की जाने वाली भोजन सामग्री, अनाज, मसाले आदि की सूची बनाइए। किसी भी एक हरी सब्जी को लीजिए और विचार कीजिए कि उससे आप कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। यानी एक ही चीज़ से कितने प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं वस्त्र परिधान को देखते हैं। तो कह रहे हैं कि भारत में प्रत्येक क्षेत्र के लोग ने वस्त्रों और परिधानों में अपनी स्वयं की शैली विकसित की है। फिर भी हम कुछ पारंपरिक भारतीय परिधानों में से एक समानता पाते हैं, भले ही उनमें किसी भी प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया हो। इससे एक स्पष्ट उदाहरण भारत में अधिकांश भागों में पहने जाने वाला विभिन्न प्रकार के
सूत या धागे से बना एक लंबा परिधान साड़ी है। यह मुख्यतः कपास अथवा रेशम के धागे से बनती है, परंतु आजकल कृत्रिम सिंथेटिक कपड़े भी बनाए जाते हैं। कह रहे बनारसी, कांजीवरम, पैठनी, पाटन, पटोला, मूंगा और मैसूर रेशमी साड़ियों में कुछ प्रसिद्ध प्रकार हैं। कह रहे सूती साड़ियों के और भी प्रकार होते हैं। कुल मिलाकर इस बिना सिले साड़ी के सैकड़ों प्रकार होते हैं। ठीक है, तो एक ही साड़ी के क्या होते हैं, सैकड़ों प्रकार होते हैं। इनमें बुनाई एवं डिजाइन की विभिन्न विधियों से तैयार किया जाता है। इसे क्या कहते हैं, विभिन्न डिजाइन और विधियों से तैयार किया जाता है। कुछ डिजाइन कपड़े का ही हिस्सा होते हैं, जबकि कुछ को कपड़े की बुनाई के उपरांत उस पर छापा जाता है। अंतर रंगों में अनेक विविधताएं होती है, जो कई प्रकार के रंगों से उत्पन्न की जाती है। इस तरह साड़ी का एक लंबा इतिहास रहा है। कुछ ही शताब्दी पूर्व वैशाली, आज का जो विहार में, पत्थर के उकेड़ी गई आकृति में साड़ी पहनी हुई स्त्री को दर्शाया गया है। कह रहे साड़ी का उदाहरण एकता और विविधता को कैसे प्रतिबंधित करता है, व्याख्या कीजिए। इसको लिखना है कि एकता और विविधता को कैसे बताता है। तो किस तरह से हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में साड़ी को अलग अलग प्रकार से पहना जाता है, लेकिन ये बिना सिली हुई जो ये वस्त्र है साड़ी, वो अलग अलग डिजाइन से भले ही पहना जाता है, लेकिन वो होता साड़ी ही है। तो ये एकता को दिखाता है। अलग अलग अपनी संस्कृति के हिसाब से उसे लोग, पहनावा उसका अलग हो सकता है, डिज़ाइन अलग हो सकती है, पर साड़ी एक ही होती है। साड़ी ही है, यानी साड़ी एक है, और अलग अलग तरह से पहनना या अलग अलग उस पर डिजाइनिंग, वो उसकी विविधता को दिखाता है। ठीक है, अब यह ध्यान रखें, बहुत लंबे समय तक भारत विश्व के सर्वाधिक महीन सूत का उत्पादन करता रहा। ठीक है, हमारे यहाँ पे सूत होता था। उन कपड़ों को यूरोप जैसे जो सुदूर स्थान तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छींट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोपीय परिधानों की कीमतें बहुत गिरावट आ गई। अंततः अपने स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत की छींट के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। अब यहाँ पे है, साड़ी को पहनने के अनेक तरीके हैं। यह एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र और एक समुदाय से दूसरे समुदाय के में अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। वास्तव में इसे बांधने ना व पहनने के नए नए तरीके अभी खोजे जा रहे हैं, लेकिन अंततः यह एक ही परिधान है जो है साड़ी। पहनने के तरीके अलग अलग, विविधता, एक ही परिधान, एकता, साड़ी। ठीक है, अब कह रहे उकेरी गई आकृति एक डिजाइन जो समतल सतह के ऊपर उकेरी गई हो। यह पत्थर, लकड़ी, मृतिका या अन्य सामग्री से बनी हो सकती है। जैसे देखिए, परिधान के अलावा साड़ी का यूज़ क्या है, जैसे बच्चों को यहाँ पे टांगने के लिए, या कोई सामान भरने के लिए, या इसको हम क्या कर सकते हैं, मछली पकड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे औरतों ने पहन रखी है। तरीके अलग हैं भले ही, लेकिन क्या है, सबने साड़ी धारण कर रखी है। विगत शताब्दियों में भारत में आने वाले विभिन्न विदेशी यात्री इनकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीकों को देखकर अभिभूत हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसकी सादगी, सुलभता और पहनने के विविध तरीके को। इसके अतिरिक्त महिलाएं साड़ी का एक परिधान के रूप में उपयोग करने के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग करती है, यानी कि साड़ी का परिधान के अलावा अन्य कार्यों में भी उपयोग होता है। जैसे कि 8.4 है कि चित्रों के माध्यम से रचनात्मक उद्योगों को दर्शाया गया। यहाँ पे दिखाया गया कि कौन कौन सी जगह पर साड़ी का प्रयोग किया जा सकता है। आइए पता लगाएं, क्या आप ऊपर दिए गए चित्रों से यह पहचान सकते हैं कि साड़ी का उपयोग कितने प्रकार से किया गया है? क्या आप साड़ी के अन्य उपयोगों से परिचित हैं, अथवा क्या आपने अन्य उपयोग की कल्पना कर सकते हैं? जिस प्रकार आपने साड़ी के विभिन्न रूपों और उपयोगों को देखा, उसी प्रकार एक अन्य परिधान, धोती, कपड़े, फैब्रिक और उपयोगों को ध्यान में रखते हुए उनके विभिन्न रूपों की सूची तैयार कीजिए। इस गतिविधि से आपको क्या समझ में आया, ये लिखना है यहाँ पे। अब कह रहा है कि त्योहारों में विविधता। ठीक है, दो चीज़ समझ गए, वस्त्र में देख लिया हमने, भोजन में देख लिया। अब क्या है, त्योहारों में, भारत में त्यौहार में अपार विविधता है। आपने देखा होगा कि त्यौहार एक ही समय पर पूरे समय मनाए जाते हैं, हालांकि उनके नाम अलग अलग होते हैं। हम एक उदाहरण के माध्यम से इसे देखेंगे। 14 जनवरी के आसपास मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व, यह पर्व भारत के विभिन्न भागों में फसलों की कटाई का सूचक है। जैसे मकर संक्रांति का पर्व यहाँ पे विभिन्न तरीके से मनाया जा सकता है। मानचित्र लगभग एक ही तिथि पर एक ही त्यौहार के विभिन्न नामों को प्रदर्शित कर रहा है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसे क्या कह रहे हैं, तो इसे कह रहे हैं शिशुर क्रांति। ठीक है, अब इस वाले क्षेत्र में इसे क्या कह रहे हैं, इसे कह रहे हैं लोहड़ी। पंजाब वाले क्षेत्र में माघी या लोहड़ी। ठीक है, हमारे तरफ इसको क्या कहते हैं, बिहार की तरफ इसको क्या कहते हैं, खिचड़ी कहते हैं, इसको खिचड़ी पर्व। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले इलाके में इसे मकर संक्रांत कहते हैं। गुजरात में इसको क्या कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति कहते हैं। उसके बाद इधर साउथ वाले एरिया में देखिए मकर संक्रमण कहते हैं, मकर विलक्कू कहते हैं इसको केरला में, फिर पोंगल कहते हैं तमिलनाडु में, पेड्डा या कि पेड्डा या पंडुगा कहते हैं। फिर इधर इसको क्या कहते हैं, इसको इधर कहते हैं उड़ीसा वाले क्षेत्र में मकर संक्रांति।
फिर इधर क्या कहते हैं, पीस सॉन्ग क्रांति, और यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, ईस्ट वाले क्षेत्र में माघ या बिहू कहते हैं। यानी एक ही पर्व के अलग अलग नाम है। आइए पता लगाएं आपको सबसे प्रिय त्यौहार कौन सा है और यह आपके क्षेत्र में किस प्रकार मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह भारत के किसी अन्य भाग में भी वस्तुतः किसी अन्य नाम से मनाया जाता है। अक्टूबर नवंबर माह में भारत में कई त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख त्यौहार देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, उनकी सूची बनाइए। अब है महाकाव्य का विस्तार। कह रहे साहित्य विविधता में एकता का एक अन्य अटूट उदाहरण है। अगला उदाहरण क्या है, साहित्य है। कह रहे भारतीय साहित्य बहुत विविध है और विश्व के सबसे धनी साहित्य में एक है। भारतीय साहित्य क्या है, विश्व के सबसे धनी साहित्य में एक है। भाषा, लेखन शैली की तकनीक आदि में अंतर होने के बावजूद, भाषा में अंतर, लेखन शैली की तकनीक में अंतर होने के बावजूद सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण हिस्सों और चिंताओं को साझा किया है। कह रहे कि इसके अलावा क्या है कि तकनीकी दिक्कत है, अंतर है, लेकिन फिर भी सदियों से भारतीय साहित्य ने विश्व के महत्वपूर्ण विषयों एवं चिंताओं को साझा किया। उदाहरण के लिए पंचतंत्र के बारे में किसने नहीं सुना है। मुख्य पात्रों के रूप में पशुओं के माध्यम से मनोरंजक कथाओं का यह संग्रह हमें महत्वपूर्ण जीवन कौशल सिखाता है। इसका मूल संस्कृत पाठ 2200 वर्ष पुराना है, परंतु इसका रूपांतरण लगभग हर भारतीय भाषा में किया जा चुका है। वास्तव में यह भारत के बाहर दक्षिण पूर्व एशिया, अरब देशों और यूरोप में भी पढ़ा जाता है। ऐसा अनुमान है कि पंचतंत्र में 50 से अधिक भाषाओं और 200 से अधिक रूपांतरण उपलब्ध है। इस क्रम में इसने कथाओं के एक नए संग्रह को प्रेरित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि एक कहानियों का संग्रह किस प्रकार अनेक परिवर्तित हो गया, एक का अनेक में परिवर्तित। यह भारत में सबसे प्रभावशाली 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है। अगर भारत का देखें 2 प्रभावशाली तो कह रहे महाकाव्य समानता एक लंबी कविता जो अतीत के महान नायकों और योद्धाओं की कथाओं की व्याख्या करती है, उसे महाकाव्य कहते हैं। अपने मूल संस्कृत संस्करण में लगभग 7000 पृष्ठों में समाहित ये दोनों संस्कृत के महाकाव्य हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रामायण महाभारत की, जिसमें नायक के धर्म की पुनर्स्थापना के लिए युद्ध करते हैं। महाभारत में पांडव श्री कृष्ण की सहायता से अपने चचेरे भाई कौरवों से अपने राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करते हैं। रामायण में श्री राम अपने भाई लक्ष्मण हनुमान की सहायता से उस राक्षस रावण को पराजित करते हैं जिसमें अब उनकी पत्नी सीता का हरण किया था। इस कथाओं में कई और छोटी कथाएं या उपकथाएं भी हैं जो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित है और लगातार पूछती है कि क्या सत्य और क्या असत्य है। कह रहे रामायण के प्रमुख प्रसंगों को प्रदर्शित करता हुआ चित्र है। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का ये चित्र 18वीं शताब्दी के रामायण को प्रदर्शित कर रहा है। अब कह रहे हैं यहाँ पे आइए पता लगाएं। पृष्ठ 134 में चित्र 8.6 में दर्शाए गए प्रसंग की पहचान कीजिए और उससे संबंधित घटनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, 8.6 में जो दर्शाया गया चित्र कह रहे 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय में इन दोनों महाकाव्य भारत के बाहर अनुवाद रूपांतरण किया गया। कह रहे कि 2 सहस्राब्दियों से अधिक समय में इन दोनों का क्या किया गया है, भारत और भारत के बाहर रूपांतरण किया गया है। इसके साथ ही अनगिनत लोक संस्करण भी है। कुछ वर्ष पूर्व तक विद्वान न केवल तमिलनाडु में किए गए अपने सर्वेक्षण में लोक कथाओं का महाभारत के 100 से अधिक स्वरूपों को पाया। अपने आप अनुमान लगाइए कि पूरे भारत में इन लोक कथाओं की कितनी संख्याएं होंगी, कई सारी होंगी। वास्तव में बहुत से समुदायों में रामायण महाभारत को अपने संस्करण भी हैं। उन्होंने इन महाकाव्यों के साथ अपने इतिहास को जोड़ने वाली कविदंतियों को भी संरक्षित रखा है, जैसे भील, गोंड, मुंडा जैसे भारत में कई अन्य जनजातीय समुदायों के संदर्भ में यह विशेष रूप से सत्य है। भारत के पूर्वोत्तर तथा हिमाचल जो हिमालय क्षेत्र है, जैसे में कश्मीर भी सम्मिलित है, कि अधिकांश जनजातियों के पास इन दोनों के अथवा किसी एक अन्य अपनी लोक कथा भी उपलब्ध है। ठीक है, ये जनजातीय रूपांतरण मौखिक रूप से क्या करती है, प्रसारित होती है और इसके स्थान पर कविदंतियाँ भी प्रसारित हुई कि किस प्रकार रामायण अथवा महाभारत से जुड़े हुए पात्र सभी या कोई एक समानता, पांडव, उनकी पत्नी द्रौपदी, कभी कभी उनके शत्रु दुर्योधन के और उनके चचेरे भाई जनजातियों से संबंधित थे। ठीक है, या क्षेत्र आए थे। यहाँ पे कह रहे हैं मानव वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एस सिंह के द्वारा निर्देशित भारत के लोक परियोजना, जिसका हमने 126 पृष्ठ का उल्लेख किया है, में वे महाभारत के विषय में विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि लोक कथाओं के अनुसार इस देश में शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जहां महानायक पांडव ना गए हों
और यही बात रामायण के संदर्भ में भी कहा जा सकता है। सदियों से किसी अन्य साहित्य की अपेक्षा इन दो महाकाव्यों ने भारत के और एशिया के विभिन्न भागों के मध्य सांस्कृतिक सूत्रकहन तंत्र को विकसित किया है। यह विविधता में एकता का एक अन्य उदाहरण है। ठीक है, अब है इस अध्याय में विषय वस्तु को और अपने अधिक समझने के लिए हम अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं और भारतीय संस्कृति और उसके पहलुओं की ओर ध्यान दे सकते हैं। उदाहरण के लिए भारतीय शास्त्रीय कलाओं जिसमें शास्त्रीय वस्तुकला सम्मिलित है, विविधता में एकता को सरलता से देखा जा सकता है। आप इन क्षेत्रों का अध्ययन कला पाठ्य चर्चा के दौरान करेंगे। अंत में हमें यह याद रखना चाहिए कि भारतीय संस्कृति विविधता को संपन्न रूप से प्रचारित करती है, किंतु साथ ही विविधता को पोषित करने वाली अंतर्निहित एकता को भी जो दृष्टि है वो ओझल नहीं होने देती है। अब आगे पढ़ने से पहले भारत के विभिन्न परिदृश्य, व्यक्ति, भाषा, परिधान, भोजन, त्योहार और परंपरा में विविधता है। विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें अंतर्निहित एकता भी है और भारतीय एकता विविधता का उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभाजित नहीं और कैसी है, अपितु समृद्ध है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर करना है। ये चैप्टर हो गया खत्म। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू।